अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का आज हमारा 10th वाला लेक्चर है, सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। जैसे कि हम कल सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा कि जो सॉल्युबिलिटी है बेसिकली वो क्या है कि हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में हल किया है। एबिलिटी टू सॉल्वलाइज, तो कितना सोल्यूट है जो सॉल्वेंट में हल हो चुका है, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व, जो सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज हो चुका है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। और फिर हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअली डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, कि अगर इन हम फैक्टर्स पे गौर करें, अगर हम इन फैक्टर्स को जो है वो अंडर नोटिस लाएं, तो हम जो है वो अपनी सॉल्युबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो पहला फैक्टर हमने कहा लाइक डिसॉल्व, लाइक का बहुत डिटेल में पढ़ा कि एक जैसे नेचर की चीजें एक जैसे नेचर की चीजों में डिसॉल्व होंगी। पोलर सॉल्वेंट्स पोलर में डिसॉल्व, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। आज सेकंड फैक्टर है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शंस, ऑन द अट्रैक्शंस, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। कि फॉर एग्जाम्पल we have water in a beaker, H2O, and we are adding salt, NaCl, Na positive, Cl negative, in this solvent. Now, the solubility, that the ability that how much NaCl would be solubilized in water, it depends on this solute and solvent interaction. जब भी हम पानी में या किसी दूसरे सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को हल करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। मतलब तीन इवेंट्स होते हैं। जैसे हमने कहा कि हम NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक NaCl थोड़ी है, देयर आर सो मेनी NaCl। हम एक मोल ले रहे हैं तो एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे NaCl के, बहुत सारे NaCl होंगे ना। तो अब एक हमने NaCl को डिसॉल्व किया वाटर में, H2O में, H पॉजिटिव O नेगेटिव H पॉजिटिव। अब तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये एक सोल्यूट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले तो क्या होगा कि अब NaCl आपको पता है इस तरह से होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे नीचे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। इस तरह से बेसिकली जो हमारे पास सोल्यूट है ना, उसके पार्टिकल्स इस तरह से मिले होते हैं। पहले तो क्या होगा कि ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, पहले ये तो अपने आप को अलग करेंगे एक दूसरे से। जब ये पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, पहले सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। फिर अब जैसे सॉल्वेंट है, आपको पता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं। हम एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन को बड़े सर्कल से शो कर लेते हैं, हाइड्रोजन को छोटे सर्कल से शो कर लेते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास किस तरह से होते हैं, इस तरह से, यहाँ पे ये मिला हुआ इससे, फिर नेक्स्ट ऐसे ही इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से मिले हैं। तो पहले क्या होगा, पहला स्टेप तो ये होगा कि अब अगर इसने इसमें हल होना है तो पहले ये अलग होगा, NaCl 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 ये सारे अलग होंगे, सोल्यूट सेपरेट होंगे। सेकेंड में क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे। फिर थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप में क्या होगा कि ये जो सोल्यूट है ये इस सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करेगा। सोल्यूट का Na पॉजिटिव का जो पॉजिटिव एंड है, वो जो वाटर का जो नेगेटिव एंड है उसको अट्रैक्ट करेगा, और जो Cl जो नेगेटिव एंड है वो वाटर के जो पॉजिटिव एंड है उनको अट्रैक्ट करेगा।
ये अट्रैक्शन होगी बेसिकली। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन जो है वो स्टेप्स इवेंट्स होते हैं सॉल्युबिलिटी में, कि पहले क्या होगा, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अलग अलग करेंगे, फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे को अलग अलग करेंगे, फिर पार्टिकल्स जब अलग हो गए हैं सोल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी, तो फिर क्या होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन उसी केस में हो सकती है जब हम पोलर सॉल्वेंट्स को पोलर सोल्यूट्स को पोलर सॉल्वेंट में हल करें, क्योंकि पोल्स अवेलेबल होंगे ना। जैसे हमने बताया कि सोडियम है तो सोडियम वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो क्लोराइड की तरफ चले जाएंगे, और वाटर का जो नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन जैसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो सोडियम की तरफ चले जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये रिएक्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी का इसका क्या इफेक्ट है कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होंगी, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, वो मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम है, बहुत कम है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट में हल नहीं होगा। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूट है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिस सॉल्वेंट में हमने हल किया है उस सॉल्वेंट में इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो सोल्यूट की जो फोर्सेस हैं उनको ओवरकम कर सके। जो सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्सेस हैं उनको कम कर सके और सोल्यूट को अपनी तरफ खींच ले, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, तो फिर उस केस में सॉल्युबलाइज सोल्यूट सॉल्वेंट में नहीं होगा। यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जांपल ली है सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल को हम डिटेल से जरा डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बताया कि सोडियम का पॉजिटिव एंड क्लोराइड का नेगेटिव। अब याद रखें कि हम नमक को पानी में हल कर रहे हैं, हम पानी को नमक में हल नहीं कर रहे। हमारे पास जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, वो ज्यादा अमाउंट में है, और नमक हमारे पास कम अमाउंट में है। अब होगा क्या कि जब हम इस नमक को पानी में हल करेंगे, तो अब पानी में अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, O नेगेटिव, यहां पर O नेगेटिव, H पॉजिटिव। वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को इस सोडियम क्लोराइड के गिर्द अरेंज कर लेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो वाटर का पॉजिटिव एंड है, जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव है ना और ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो इस तरह से अपने आप को सोडियम क्लोराइड के गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल अरेंज कर लेंगे। अब आपको पता है सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, और आयनिक सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ये इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। कि क्यों? ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान में। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस नमक के गिर्द NaCl के गिर्द अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। जब वो अरेंज करेंगे तो ये जो वाटर का नेगेटिव एंड है वो सोडियम को खींचेगा, यहां से पानी का नेगेटिव एंड खींचेगा, यहां से वाटर का नेगेटिव एंड सोडियम को अट्रैक्ट करेगा, और जो वाटर के पॉजिटिव एंड है वो क्लोराइड को अट्रैक्ट करेंगे, इनके अट्रैक्शन शो करेंगे। अब जब ये पॉजिटिव एंड यहां से पॉजिटिव एंड क्लोराइड को खींचेगा, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से जब क्लोराइड को खींचेंगे और बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से जब सोडियम को खींचेंगे, तो इतनी कि ज्यादा इनके दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, अल्टीमेटली क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड टूट जाएंगे। सोडियम और क्लोराइड टूट जाएंगे तो जो सोडियम है जिससे पॉजिटिव चार्ज है, मैं उसको इस तरह से शो कर लेती हूँ। फिर सोडियम क्लोराइड जब टूट जाएंगे, सोडियम को अलग वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे, और क्लोराइड को अलग से वाटर मॉलिक्यूल
जो है वो सराउंड कर लेंगे और इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड पानी में हल हो जाता है। हम तो बस पानी में उसको हल कर रहे हैं। अब बिहाइंड इसकी केमिस्ट्री क्या है वो बेसिकली ये है कि किस तरह से वो पानी में हल होता है। नाउ यू कैन क्वेश्चन दैट कि हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड पानी में हल हो रहा है तो उसमें तो सोडियम पॉजिटिव था, क्लोराइड नेगेटिव था, वाटर के पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड थे तो वो हल हो गए, दैट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन इन केस हम शुगर को पानी में हल करते हैं C6H12O6 या हम अल्कोहल को पानी में हल करते हैं CH3OH जो मेथनॉल है या एथेनॉल ले लें, कोई भी अल्कोहल है, जब उसको हम पानी में हल करते हैं तो इनमें तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड इतने नहीं है, ये कैसे पानी में हल हो जाता है? ये तो आयोनिक इन नेचर नहीं है या ये तो ऑर्गेनिक इन नेचर है, पानी इनऑर्गेनिक है। तो हमने तो पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये किस तरह से हल होते हैं? हम देख रहे हैं कि पानी में जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाई जा रही हैं एट ए टाइम। उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है। तो ये जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है वाटर मॉलिक्यूल की, ये बेसिकली इसे इस काबिल बनाती है कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, जैसे मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है O और H के दरमियान, तो ये उसको हल कर लेता है। ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है O और H के दरमियान, ये उसको भी हल कर लेता है। ईथर पानी में हल नहीं हो सकता क्योंकि ईथर में अगर हम देखें इसके फॉर्मूला में तो इसके फॉर्मूला में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रही। CH3OCH3 है इसका फॉर्मूला, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही तो वो पानी में हल नहीं होता, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल हो जाता है। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी पे ये सर्टेन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इस वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट जितने भी सोल्यूट्स हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व हल कर लेता है, सॉल्युबलाइज कर लेता है। ऑलमोस्ट कहा है, ज्यादातर हैं, सारे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं जो जैसे पेंट है वो पानी में हल नहीं होता बिकॉज पेंट इज ऑर्गेनिक, एट द सेम टाइम पेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, तो इस वजह से वो पानी में हल नहीं होता। वो नेफ्थलीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, उसमें वो हल हो सकता है। तो ये थी भी हमारी सॉल्युबिलिटी और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। कल हम सेकंड फैक्टर जो है हीट का फैक्टर है, थर्ड फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट करता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।